नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार कृष्णा एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे हड़प्पा सभ्यता के दो महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो और चौंदड़ो के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो नामक स्थल की जो खोज है वो सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी? राखलदास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी? राखलदास बनर्जी के द्वारा। कब? 1922 में। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की स्थिति के बारे में। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है और मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खुदाई है वो राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। और मोहनजोदड़ो के बारे में सामान्यतः जो परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं इनमें से एक महत्वपूर्ण सवाल, पिगट नामक जो इतिहासकार है, पिगट के अनुसार पिगट महोदय ने हड़प्पा सभ्यता की दो जुड़वा राजधानियां, अपना एक स्टेटमेंट दिया था, एक कथन दिया था हड़प्पा सभ्यता की दो जुड़वा राजधानियां, जिसमें मोहनजोदड़ो को भी शामिल किया गया। तो हड़प्पा सभ्यता की दो जुड़वा राजधानियां कौन कौन सी है? एक तो हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। पहली कौन सी है? हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। तो सवाल पूछ ले परीक्षा में, पिगट के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कौन कौन सी है? तो पहला हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं, राजधानियों की बात आ गई तो हड़प्पा सभ्यता में एक और राजधानी का जिक्र मिलता है, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी। ये बीच में मैं आपको बता रहा हूँ, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी। तो हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया है कालीबंगा को। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको कहा गया? कालीबंगा को कहा गया। और कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहने वाला जो व्यक्ति था या इतिहासकार था, प्रोफेसर दशरथ शर्मा। तो प्रोफेसर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी की संज्ञा दी है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें याद रखनी है, एक तो हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन कौन सी है और दूसरी हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको कहा गया? तो हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको कहा गया? कालीबंगा को कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? दशरथ शर्मा के द्वारा कहा गया। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं, जब हड़प्पा का उत्खनन, मोहनजोदड़ो का उत्खनन प्रारंभ हुआ तो जिस प्रकार हड़प्पा दो भागों में विभाजित था उसी प्रकार मोहनजोदड़ो भी दो भागों में विभाजित था। अब मोहनजोदड़ो से उत्खनन में जो जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई थी उन वस्तुओं के बारे में हम बात करेंगे। तो सिंधु नदी के दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। कौन से तट पर स्थित है? सिंधु नदी के दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। अब सिंधु नदी के दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है और मोहनजोदड़ो भी हड़प्पा के ही तरह दो भागों में विभाजित मिलता है। कितने भागों में विभाजित मिलता है? दो भागों में विभाजित मिलता है। एक भाग जिसको अपन कह सकते हैं दुर्ग टीला, एक भाग जिसको अपन कह सकते हैं दुर्ग टीला, और दूसरा भाग जो सामान्य निवासियों के लिए था जिसको अपन कह सकते हैं नगर टीला। दूसरा भाग कौन सा था? नगर टीला। अब देखो परीक्षा में पूछ ले कि पूर्वी टीला नगर टीला था या पश्चिमी टीला नगर टीला था, तो हमारा जवाब क्या होगा? पश्चिमी टीला दुर्ग टीला और पूर्वी टीला कौन सा है? नगर टीला। तो दुर्ग टीले को और क्या कहा जाता था? पश्चिमी टीला। क्या कहा गया? पश्चिमी टीला। और नगर टीले को और क्या कहा गया? पूर्वी टीला कहा गया। नगर टीले को और क्या कहा गया? पूर्वी टीला कहा गया। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो दो भागों में विभाजित था, एक दुर्ग टीला दूसरा नगर टीला। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता से जब उत्खनन हुआ
तो उत्खनन में जो जो वस्तुएं प्राप्त हुई थी, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में जो मकान बने हुए थे, सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के मकानों की। तो यहाँ पर जो मकान बने हुए थे, उन मकानों के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। यानी कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो में निर्मित मकानों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। दूसरा, मोहनजोदड़ो से जब उत्खनन किया गया तो यहाँ पर सूती और ऊनी कपड़े के अवशेष मिले। सूती और ऊनी कपड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं। सूती और ऊनी कपड़े के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। तीसरा, यहाँ पर जब उत्खनन हुआ तो उस उत्खनन में ईंटें पकाने के भट्टे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से जो प्राप्त होती है वो ईंटों के भट्टे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? यहाँ से ईंटों के भट्टे मिलते हैं। और अवशेष के रूप में 6 भट्टे प्राप्त हुए। कितने भट्टों के अवशेष मिले? 6 भट्टों के अवशेष मिले। सामान्यतः इतिहासकारों के अनुसार सामान्यतः इन्हीं ईंटों के भट्टों का प्रयोग करते हुए हड़प्पा सभ्यता के लोग बर्तन पकाते थे। इन ईंटों के भट्टों का प्रयोग किस में करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग बर्तन पकाने में करते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा ईंटों के भट्टों में बर्तन पकाने का कार्य किया जाता था। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का एक और महत्वपूर्ण बिंदु। यहाँ से वृहद स्नानागार प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? हड़प्पा सभ्यता से जो चीजें प्राप्त हुई उनमें से चौथी और महत्वपूर्ण चीज क्या है? वृहद स्नानागार। अब देखो, वृहद स्नानागार के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन स्नानागार का निर्माण किस उद्देश्य के लिए किया गया था। ये जो स्नानागार थे ये किस प्रकार के थे? देखने में अपन कह सकते हैं कि वर्तमान में जो कुंड या स्विमिंग पूल होते हैं, उस स्विमिंग पूल के आधार पर इन स्नानागारों का निर्माण किया गया था। अब वृहद स्नानागार जिनकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर तथा इनकी जो गहराई या डेप्थ थी, इनकी गहराई लगभग 2.5 मीटर थी। तो वृहद स्नानागार 12 गुणा 7 गुणा 2.5 के अनुपात में यहाँ से प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं इन वृहद स्नानागारों का जो निर्माण है वो धर्मानुष्ठान उद्देश्यों के लिए किया गया था। सामान्यतः इन वृहद स्नानागारों का निर्माण धर्मानुष्ठान उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया। यानी कि ये जो वृहद स्नानागार थे, इन वृहद स्नानागारों का प्रयोग वहाँ के निवासियों के द्वारा धार्मिक स्नान के लिए किया जाता था। अब वृहद स्नानागार धार्मिक स्नान के उद्देश्य से निर्मित थे। इन वृहद स्नानागारों की बनावट की मैं बात करूं तो उत्तर तथा दक्षिण में, यानी कि नॉर्थ और साउथ, उत्तर तथा दक्षिण में ऊपर से लगा करके पेंदे तक या तल तक उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी? सीढ़ियां बनी हुई थी। यानी कि जो भी स्नान करने के लिए कोई व्यक्ति है वो यहाँ से ऊपर से नीचे तक उतर करके पैदल और अंदर तक जा करके और स्नान करके आ सकता था। तो उत्तर और दक्षिण में स्नानागार उत्तर और दक्षिण में स्नानागार हेतु तल तक सीढ़ियों का निर्माण था। तल तक सीढ़ियों का निर्माण था। यानी कि उत्तर और दक्षिण में कोई व्यक्ति है वो तल तक जाकर के धर्मानुष्ठान संबंधी कार्य संपूर्ण करके और वापस आ सकता था। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं स्नानागार है। इन स्नानागार के पास में चारों तरफ कमरे बने हुए थे और इन कमरों में से एक कमरा
जिसमें बहुत बड़ा कुआं था, एक कमरा, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, कुआं प्राप्त होता है। तो स्नानागार और स्नानागार के चारों तरफ कमरों का निर्माण किया गया था। इनमें से एक कमरे में से हमें क्या प्राप्त होता है, एक वृहद कुएं की प्राप्ति होती है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं चारों तरफ बने हुए कमरों में से एक स्थल जहाँ पर हमें चतुर्दिक पोर्टिको की प्राप्ति हुई है। किसकी प्राप्ति हुई है, चतुर्दिक पोर्टिको की प्राप्ति होती है। चतुर्दिक पोर्टिको का मतलब है एक ऐसा स्थल जहाँ पर चारों तरफ बैठने के लिए ऊपर जो बालकनी उसका निर्माण किया गया हो। जैसे कि अपन किसी हॉल की बात करते हैं तो हॉल में बीच में तो धर्मानुष्ठान संबंधी कार्यों के लिए यज्ञ वेदिका वगैरह का निर्माण तथा चारों तरफ ऊपर बैठने के लिए बालकनी का निर्माण हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, चतुर्दिक पोर्टिको। और मोहनजोदड़ो से जो वृहद स्नानागार प्राप्त हुए हैं, उन वृहद स्नानागार में इसी प्रकार की चतुर्दिक पोर्टिको का निर्माण किया गया था तथा वृहद स्नानागार से एक कमरे में एक कुआं भी हमें प्राप्त होता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं स्नानागार है। इस स्नानागार के पश्चिम में 27 खंडों का एक वृहद अन्नागार प्राप्त होता है। स्नानागार के पश्चिम में, यानी कि ये जो स्नानागार है, इस स्नानागार के पश्चिमी भाग में एक 27 खंडों का अन्नागार प्राप्त होता है, 55 बाई 37 मीटर का, 55 बाई 37 मीटर का, यानी कि 37 मीटर इसकी चौड़ाई है और 55 मीटर इसकी लंबाई है। तो 55 बाई 37 मीटर का एक वृहद अन्नागार प्राप्त होता है। अन्नागार कहाँ से प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। अब इस अन्नागार की अपन बात करते हैं। ये जो अन्नागार थे, इनको सिंधु सभ्यता की विशाल इमारत की संज्ञा दी गई है। तो सिंधु सभ्यता की विशाल इमारत, यदि सवाल पूछ ले, सिंधु सभ्यता की विशाल इमारत, तो सिंधु सभ्यता की विशाल इमारत की संज्ञा किसको दी गई है, वृहद अन्नागार को दी गई है। किसको दी गई है, वृहद अन्नागार को दी गई है। तो स्नानागार के पश्चिम में स्थित 55 बाई 37 मीटर के अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। तो पूछ ले मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो भी हमारा जवाब होगा वृहद अन्नागार। और सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो भी हमारा जवाब होगा वृहद अन्नागार। फिर इसके बाद में अगला साक्ष्य जो यहाँ से प्राप्त हुआ था, नेक्स्ट कुम्हारों के मोहल्ले के साक्ष्य। कुम्हारों के मोहल्ले के साक्ष्य, यानी कि एक स्थल जहाँ से मटकियों के पकाने के और मटकियों के जो टूटे फूटे जो अवशेष है उनकी प्राप्ति हुई है, ठीकरियाँ प्राप्त हुई है। तो जिस स्थान से ठीकरियाँ प्राप्त हुई है उस स्थान के बारे में जो इतिहासकारों का कहना है कि सामान्यतः यहाँ पर कुम्हारों का मोहल्ला रहा होगा, इसलिए यहाँ से इस प्रकार के जो अवशेष प्राप्त होते हैं। तो कुम्हारों के मोहल्ले के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं सीप निर्मित पैमाना, सीप निर्मित पैमाना, यानी कि सीप की बनी हुई स्केल, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा असेंबली हॉल। मोहनजोदड़ो से एक बहुत बड़ा असेंबली हॉल, या अपन कह सकते हैं कि सभा भवन, जो 90 बाई 90 फीट यानी कि 20 जो चौकोर चबूतरों के रूप में निर्मित था, क्या प्राप्त होता है हमें, एक सभा भवन प्राप्त होता है। एक सभा भवन प्राप्त होता है, यानी कि 20 जो खंबे थे, इन खंभों के ऊपर टिका हुआ एक 90 गुणा 90 यानी कि 90 फीट चौड़ाई और 90 फीट इनकी क्या थी, लंबाई थी, एक सभा भवन या असेंबली जो हॉल है वो हमें प्राप्त हुआ है। सभा भवन या असेंबली हॉल हमें प्राप्त हुआ है। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य जो अवशेष थे। उन अवशेषों में हाथी का कपालखंड और एक मुद्रा पर नाव का चित्र और पद्मासन मुद्रा में योगी। तो हाथी का कपालखंड, पद्मासन
मुद्रा में हाथी का कपालखंड, पद्मासन मुद्रा में योगी, पद्मासन मुद्रा में योगी। नेक्स्ट, कांसे की नर्तकी की प्रतिमा, एक प्रतिमा प्राप्त हुई है कांसे की नर्तकी की प्रतिमा। तो कांसे की नर्तकी की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से उत्खनन में एक महत्वपूर्ण अवशेष के रूप में कांसे की नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कांसे की नर्तकी की प्रतिमा, देखो इस कांसे की नर्तकी की प्रतिमा की हम बात करते हैं। एक 11.5 सेंटीमीटर, कितनी 11.5 सेंटीमीटर पूर्णतः नग्न, पूर्णतः नग्न कांसे की नर्तकी की प्रतिमा, यानी कि एक डांसर की जो मूर्ति है वो यहाँ से हमें प्राप्त होती है। अब देखो इस मूर्ति की जो प्रमुख विशेषताएं, उन विशेषताओं की मैं बात करूं तो इस मूर्ति में हमें दिखाई दे रहा है कि इस महिला का एक हाथ है वो इसके घुटनों पे रखा हुआ है और दूसरा हाथ कमर में, और ढलाई की या डांस की ये जो कला है इसको सिक्त पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिक्त पद्धति कहा जाता है। तो सवाल पूछ रहे यदि कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा में जो कला है वो या कौन सी पद्धति अपनाई गई है, तो सिक्त पद्धति का प्रयोग इस ढलाई में या इस कला में किया गया है। तो कांसे की नर्तकी की प्रतिमा के पश्चात हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के एक और महत्वपूर्ण नगर चौंदड़ो के बारे में। तो अगला नगर है अपना चौंदड़ो। चौंदड़ो है वो भी सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, यानी सिंधु नदी से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। नेक्स्ट लिखो चौंदड़ो। चौंदड़ो, चौंदड़ो नामक नगर सिंधु नदी से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। यह स्थल सिंधु नदी से 20 किलोमीटर की दूरी पर 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस नगर की खोज सर्वप्रथम 1931 में, इस नगर की खोज सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में G.N. मजूमदार के द्वारा की गई। इसका व्यापक उत्खनन 1935 में G.H. मेके द्वारा किया गया। 1935 ईस्वी में G.H. मेके द्वारा किया गया। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं चौंदड़ो की। चौंदड़ो एक हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल, और चौंदड़ो से जो हमें उत्खनन में साक्ष्य प्राप्त हुए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ से सर्वाधिक जो सामग्री प्राप्त हुई है वो सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? सौंदर्य प्रसाधन, यानी कि अपना जो कॉस्मेटिक आइटम होते हैं जिसमें फेयर एंड लवली वगैरह है, लिपस्टिक है, इस तरह की चीज़ें। अब देखो सौंदर्य प्रसाधन सामग्री की यहाँ से क्या होती है? प्राप्ति होती है। सौंदर्य प्रसाधन सामग्री है वो अधिक मात्रा में यहाँ से प्राप्त होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मनके बनाने के कारखाने। मनके बनाने का कारखाना, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने 2 स्थानों से प्राप्त हुए। एक स्थान है जिसमें हम बात करते हैं चौंदड़ो, और दूसरा स्थान है जहाँ से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त होते हैं, वो कौन सा है? लोथल है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ से हमें उत्खनन में लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो चौंदड़ो के उत्खनन में सर्वप्रथम मनके बनाने के कारखाने, दूसरा लिपस्टिक के साक्ष्य, तीसरा
3 बड़े टीले किंतु कोई दुर्ग नहीं। तीसरा, यहाँ पर जो उत्खनन में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुआ था, 3 टीलों का नगर, टीलों का नगर किंतु कोई दुर्ग नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है, दुर्ग नहीं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहाँ से किसी भी प्रकार का दुर्गीकृत होने का प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, चौंदड़ो। चौंदड़ो में दुर्ग उपस्थित नहीं मिलता है। फिर इसके बाद में जो चौंदड़ो था वो झुक्कर झाकर संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। चौंदड़ो से झुक्कर झाकर संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से झुक्कर जाकर संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं, तो हमारा जवाब होगा चौंदड़ो। अब देखो झुक्कर जाकर संस्कृति वास्तव में होती क्या है, तो झुक्कर जाकर संस्कृति से अभिप्राय एक ऐसी संस्कृति जो संक्रमण काल से गुजरे, यानी कि एक सभ्यता का पतन, या अपन कह सकते हैं कि 2 सभ्यता जिसने देखी हो वह स्थल जिसने एक सभ्यता का पतन व दूसरी सभ्यता का उद्भव देखा हो, दूसरी सभ्यता का उद्भव देखा हो, उस सभ्यता को झुक्कर जाकर संस्कृति कहते हैं। तो झुक्कर जाकर संस्कृति के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, चौंदड़ो से प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद में एकमात्र स्थल जहाँ से हमें वक्राकार ईंटें प्राप्त होती है। किस प्रकार की ईंटें प्राप्त होती है, वक्राकार ईंटें जहाँ से हमें प्राप्त होती है। तो वक्राकार ईंटें किस स्थल से प्राप्त हुई है, वक्राकार ईंटों की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, चौंदड़ो नामक स्थल से होती है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं सूरमा, कंगा, सूरमा आंखों में लगाने काजल व कपड़े में लिपटा, उस तरह चहुंदड़ों से प्राप्त हुए, चौंदड़ों से प्राप्त हुए।